नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और जब भी आप CDP पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का। और इसको लेकर बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और हर सिचुएशन में एप्लीकेबल भी होते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपको ये सारे प्रिंसिपल्स पता हो एग्जाम में भी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां भी आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर पे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं निरंतरता का सिद्धांत, वो मेनली ये कहता है कि जो मनुष्य है वो जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनुष्य है उसमें विकास होता ही रहता है। विकास का मतलब ये है कि मनुष्य में कोई ना कोई परिवर्तन आते ही रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। जैसे कि मनुष्य शुरुआत में मनुष्य में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन और सांवेगिक रूप से वो मैच्योर होता है, कुछ उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है उसका, ठीक है। लेकिन शारीरिक विकास एक स्टेज तक आकर रुक जाता है। जैसे कि आप सभी को पता, किशोरावस्था तक जो है शारीरिक विकास होता है, उसके बाद जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये जो विकास है ये मृत्यु तक मनुष्य में होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य क्या होता है कि पूरे जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल की। दूसरा प्रिंसिपल है वो ये कहता है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, हिंदी में आप इसको कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। ये जो विकास है वो ये कहता है कि मनुष्य में मनुष्य का जो विकास है वो क्या होता है, पहले सामान्य होता है, उसके बाद वो एक विशिष्ट अंग तक ही आकर सीमित हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बात कर सकते हैं, आपने अगर आप ग्रॉस मोटर स्किल्स पढ़े हों, स्टार्टिंग में ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है और वो फिर फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जो है वो बढ़ता है इंसान। ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसको करने के लिए मतलब हमें हमारे मांसपेशियों में ज्यादा स्पेशलिटी होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से उसका विकास नहीं भी हो तो भी हम कुछ ऐसे कार्य वो कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में जो शिशु होता है वो किसी भी वस्तु को अपने हाथ में पकड़ नहीं पाता। शुरुआत में तो वो उसको सिर्फ छू पाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका जैसे जैसे मांसपेशी विकास होता है वो उसको पकड़ना भी सीख लेता है, ठीक है। अब इसी प्रकार धीरे धीरे वो इतना ज्यादा मैच्योर हो जाता है उसकी जो मांसपेशियां है कि वो फिर आने वाले समय में पेन पकड़ना भी सीख लेता है। तो पेन पकड़ना, लिखना, ये एक बहुत ही फाइन मोटर स्किल्स में आता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में आप देखिए बच्चा जो है वो पेन को कैसे पकड़ेगा, अपने हथेलियों से पकड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसका विकास होगा तो क्या होगा कि वो पेन को सिर्फ उंगलियों से पकड़ के लिखने की कोशिश करेगा। तो ये जो लिखने की प्रक्रिया ये फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती है, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ वो जा रहा है। तो ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है, जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, वो ये कहता है कि स्टार्टिंग में मनुष्य में सामान्य लक्षण होते हैं, सामान्य व्यवहार करता है वो, फिर वो व्यवहार जो होता है वो स्पेसिफिक कुछ ही जो अंग है वहां तक सीमित रह जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई और एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे शुरुआत में जो बच्चा होता है वो कैसे रोता है, अपने हाथ पैर दोनों पटकता है, अच्छे से इधर उधर लुढ़कता है, चिल्लाता है खूब। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है, तो क्या उस वक्त भी वो ऐसे ही रोता है? नहीं, उस वक्त क्या होता है, उसकी जो रोने की क्रिया है वो सिर्फ उसकी आंखों तक ही सीमित हो जाती है और थोड़ा बहुत तो चिल्लाता है ना, आंखों से आंसू आते हैं बस। अब ऐसा तो नहीं वो हाथ पैर पटकता है, उछलता है, कूदता है, ऐसा कुछ नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि अब क्या है, उसका विकास हो चुका है
और अब वो अपना जो रोने की जो क्रिया है उसने सिर्फ उसको कुछ ही अंगों तक सीमित कर दिया है, स्पेसिफिक जो उसके अंग है वही उस वक्त व्यवहार करते हैं। तो ये जो थ्योरी है जनरल टू स्पेसिफिक वो यही बताती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुमान का सिद्धांत। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपको। प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अनुमान। अनुमान का सिद्धांत। अब देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि जो बच्चा है उसके व्यवहार को देखकर हम काफी हद तक अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले समय में इसका विकास कैसा हो सकता है ना। अब जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसका शारीरिक विकास अच्छा है तो उसको लेकर हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इसके जो बाकी एस्पेक्ट्स होंगे डेवलपमेंट के वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उसका शारीरिक विकास अच्छा है तो उस वजह से उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छा होगा, है ना, बशर्ते उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले। ठीक है, तो हम क्या है कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एक लिमिट तक। कंप्लीटली तो कोई नहीं बता सकता, कोई इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष तो है नहीं जो कि ये एग्जैक्ट बता सके कि भाई आने वाला शिशु जो ये शिशु है, जो बालक है, आने वाले समय में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ कारकों को अगर हम साइड में कर दें तो हम कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अगर बच्चे में ये चीजें अभी दिख रही हैं तो आने वाले समय में बच्चा ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है उसको लेकर चांसेस बढ़ जाते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका भाषा विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि भाषा का जो विकास है वो संबंधित होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रेडिक्टिबिलिटी का। तो ये जो प्रिंसिपल है प्रेडिक्टिबिलिटी वो यही बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, ये बताता है कि जो मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग है। दिखने में तो अलग है ही, लेकिन उसके अलावा शारीरिक बनावट, किसी कोई लंबा होता है कोई नाटा होता है, बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग होता है ना, कोई मंद बुद्धि होता है तो कोई मध्यम बुद्धि का होता है, तो कोई मतलब कि जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना, तेज बुद्धि का होता है कोई। इसके अलावा कोई सामवेगिक रूप से संतुलित होता है तो कोई असंतुलित होता है, कोई इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना, कोई नैतिक रूप से अच्छा होता है तो कोई नैतिक रूप से बुरा होता है। सामाजिक रूप से कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी, कुछ होते हैं बहिर्मुखी। ठीक है, तो ये कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में, और ये प्रिंसिपल यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और जब हम बात करते हैं बालकों की, तो क्लासरूम में भी जब हमें बच्चे मिलते हैं तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, और आपने ये लाइन भी जरूर सुनी होगी कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, स्पेशल भी होता है वो। ठीक है, क्योंकि जो भी उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है वो बच्चे को यूनिक बनाते हैं एक दूसरे से, और कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसा गुण होता है जो कि जिसकी सहायता से बच्चा जो है कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, अगला जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये कहता है कि ये आप मतलब कोई बच्चा है वो किसी भी देश में रहता हो, चाहे मान लीजिए कोई भारत में रहता है, कोई अमेरिका का है, कहीं का है, पूरी दुनिया में की बात हो रही है यहाँ पर। यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलता है हमें विकास में। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, पूरी विश्व में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि विश्व के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा हो, उसमें जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है। कैसे यूनिफॉर्म होता है, देखिए आपको स्टेजेस पता है डेवलपमेंट के, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत में जन्म के बाद सबसे पहली जो अवस्था होती है शैशवावस्था।
उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, ठीक है, उसके बाद आता प्रौढ़ावस्था, उसके बाद लास्ट में आता वृद्धावस्था। तो प्रत्येक बच्चा है वो इन सभी स्टेजेस से होकर गुजरेगा। ऐसा तो नहीं है कि शैशवावस्था के बाद सीधा किशोरावस्था में आ जाएगा कोई बच्चा, अगर वो अमेरिका का रहने वाला है तो ऐसा नहीं होता ना, सभी स्टेजेस से होकर गुजरता है। इसके अलावा कुछ ऐसे, हर स्टेजेस में कुछ ऐसे आपको गुण देखने को मिलेंगे बच्चे के जो कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे शैशवावस्था में, ये जीन पियाजे ने बात की थी इसकी, वो उन्होंने बात की थी ऑब्जेक्ट परमानेंस की, ठीक है, वस्तु स्थायित्व। तो ये जो गुण होता है वस्तु स्थायित्व का, अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिख रहा है, वहां से आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बात कर रखी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जैसे जो गुण है वो हर जगह पाया जाता है, प्रत्येक बच्चे में पाया जाता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, है ना। तो कुछ यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ये प्रिंसिपल इसी बात पर जोर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नंबर 6, नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंसिपल है, आप इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा। अब इसके अंदर दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिफेलोकॉर्डल को हिंदी में कह सकते हैं मस्तिष्काधोमुखी, मतलब मस्तिष्क से नीचे की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल को आप हिंदी में कह सकते हैं निकट से दूर का नियम जो होता है, ठीक है। देखिए सिफेलोकॉर्डल जो ये प्रिंसिपल है, ये एक, और सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ये दोनों ही जो प्रिंसिपल है ये डेवलपमेंट के डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे सिफेलोकॉर्डल जो है वो ये कहता है कि जो मनुष्य होता है इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है, मतलब पहले जो ऊपर वाला हिस्सा, ये सिर का हिस्सा, पहले इसका विकास होता है अच्छे से, उसके बाद जो उसके बाकी अंग होते हैं शरीर के, रीढ़ की हड्डी हो गई, पैर हो गए, कमर हो गई, इनका विकास बाद में होता है, ठीक है। पहले सिर, उसके बाद जो नीचे रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद कमर, फिर पैर। इस तरीके से जो है ये एक डायरेक्शन हो गया ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरीके से विकास होता है। और आप देखेंगे भी, जैसे अगर आपने देखा हो जो छोटा बच्चा होता है 1 महीने का, ठीक है, या 1.25 महीने का जो बच्चा होता है, उसका आपने देखा हो तो जो बच्चा होता है छोटा सा, ये अपने सिर पर कंट्रोल नहीं कर पाता शुरुआत में। तभी जब हम बच्चे को उठाते भी हैं तो हमें उनके सर पे सपोर्ट देना होता है, ये जरूरी भी होता है, क्योंकि बच्चे का कंट्रोल नहीं होता अपने सिर पे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पहले अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे कमर को जब वो कंट्रोल में कर लेता है, रीढ़ की हड्डी, तो वो बैठना सीख जाता है धीरे धीरे। उसके बाद जैसे जैसे उसकी पैर की मांसपेशियां मजबूत होती है तो फिर वो चलना सीखता है। तो इस तरीके से क्या है, एक डेवलपमेंट दिखा रहा है सिर से पैर की तरफ, ठीक है। और जो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ये बात करते हैं कि भाई मनुष्य का जो विकास है वो पहले केंद्र में होता है, ठीक है, केंद्र में होता है, और उसके बाद बाकी जो हिस्से होते हैं, अंग होते हैं शरीर के, वहां इसका विकास होता है। तो केंद्र का मतलब क्या हुआ, केंद्र का मतलब जैसे जो हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, पेट, नाभि के आसपास का हिस्सा, इसके अलावा जो हमारी पीछे पीठ में रीढ़ की हड्डी हो गई, उनका विकास पहले होता है, ठीक है। ये थ्योरी इसी की बात करती है। उसके बाद बाकी जो अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल बात करती है इस चीज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th कर लिया हमने कंप्लीट, अब है 7th। जो 7th प्रिंसिपल है वो ये कहता है इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अच्छा, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं
इनका आपस में एक समन्वय बना रहता है, एक इंटीग्रेशन, एक संपूर्ण रूप में आकर के ये कोई भी कार्य करते हैं। ये प्रिंसिपल बात करता है इस चीज की, एकीकरण की, यानी कि एक रूप में काम करते हैं शरीर के विभिन्न अंग। जैसे कि मान लीजिए जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के लिए क्या सिर्फ आपके पैरों का विकास हो जाए काफी है? पैडल मारने के लिए पैरों का विकास हो जाए काफी है? नहीं, हाथ पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, जो आपकी बुद्धि है, वो आंखों का कोऑर्डिनेशन, जो आप साइकिल चला रहे होते हैं सामने, वो, इसके अलावा बैलेंस करना चीजों को, तो कई चीजें आप एक साथ कर रहे होते हैं ना, उसमें शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं, तभी तो आप साइकिल चला पाते हैं। तो वो कब करते हैं? जब ये सारे के सारे एक रूप में, एक इंटीग्रेशन फॉर्म में, एकीकरण के रूप में जब ये कार्य करते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसी की बात करता है। चलिए अगले प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, देखिए डेवलपमेंट के ना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि पहला हो गया फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद अब हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद हो गया अगला इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाषा का विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद अगला आ जाता है मोरल डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। अब जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वो ये कहता है कि जो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना डेवलपमेंट के, ये आपस में इंटर रिलेट है। जब तक एक का विकास भी ना हो ना अच्छे से, दूसरे का विकास प्रभावित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, संज्ञानात्मक विकास आपका अच्छा नहीं है, तो आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो इससे अफेक्ट हो जाएगा, आपका भाषा विकास भी प्रभावित होगा। इसी प्रकार अगर आपका सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छा नहीं है, तो आपका जो मोरल डेवलपमेंट है वो इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो अभी हमने पढ़ा, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, इन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो इंटर रिलेशन का मतलब ये है कि जितने भी एस्पेक्ट्स है ना, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और सबका विकास होना जरूरी है अच्छे से। इसीलिए ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। चलिए नाइन्थ हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखिए जो विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है, दोनों की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है, बल्कि विकास जो होता है। देखिए इसके ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा की थी जब हम रीट 2022 लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी, फ्री यूट्यूब बैच था वो, जिसमें कि हमने सेकेंड लेक्चर में बात की थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। वहां पे हमने डिटेल में चर्चा की थी कि किस प्रकार से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये इफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें, डिटेल में आपको इसके ऊपर पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो हेरिडिटी होती है वो अपने पूर्वजों से मिले हुए गुण होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होगी, रंग रूप त्वचा बालों का रंग कैसा होगा, ये हेरिडिटी में आ जाएगा, और ये उसको अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी पूर्वजों से मिलता है। एनवायरनमेंट की बात होती है तो एनवायरनमेंट जो जन्म से लेकर जन्म के बाद के जो भी आसपास का वातावरण होता है बच्चे का, वो उसके एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि स्कूल का एनवायरनमेंट हो गया, घर का उसका एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, उसके साथ कोई घटना घट गई, उसके सब एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो बच्चे का जो विकास होता है वो इन दोनों का एक इंटरेक्शन होता है, एक अंतःक्रिया होती है, उसका प्रतिफल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो ये प्रिंसिपल है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वो यही कहती है कि जो बच्चे का विकास है वो आनुवांशिक और वातावरण
का आपस में गुणनफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो विकास है वो लीनियर नहीं होती। लीनियर मतलब ऐसे सीधी नहीं होती है ऊपर की तरफ, बल्कि ये कैसी होती है, स्पाइरल फॉर्म में होती है अपने। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से स्पाइरल होती है, इस तरीके से स्पाइरल होती है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि विकास की जो गति होती है वो हमेशा एक समान नहीं होती। देखिए लीनियर का मतलब तो ये होगा ना कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, देखिए बिल्कुल सीधा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकास कभी भी इस तरीके से सीधा नहीं होता। मतलब बच्चे का विकास एक समान गति से, एक समान गति से विकास बच्चे का नहीं होता। बच्चे का जो विकास होता है वो स्पाइरल होता है, मतलब कभी तेज होगा तो कभी धीरे हो जाएगा, फिर तेज होगा फिर धीरे हो जाएगा, फिर तेज फिर तेज। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है विकास की। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास, तो देखिए बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो जो शैशवावस्था होती है, जब शैशवावस्था, शैशवावस्था यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसको इन्फेंसी, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास तेज होता है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में ये जो विकास है शारीरिक विकास ये धीमा हो जाता है, इसकी गति धीमी हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था में ये फिर से तेज हो जाता है, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया स्पाइरल का कि किस तरीके से स्पाइरल डेवलपमेंट होता है, पहले धीरे फिर तेज, फिर धीरे फिर तेज। तो इस तरीके से जो ये डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होता है। तो अभी हमने आज इस वीडियो में मेजरली जो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट थे वो हमने पढ़ लिए। चलिए एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाना प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, कभी रुकता नहीं है। फिर हमने पढ़ा जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले जो विकास है वो कुछ सामान्य अनुक्रियाएं होती हैं, उसके बाद वो जो अनुक्रिया है वो एक स्पेसिफिक अंग तक सीमित हो जाती है। फिर हमने पढ़ा प्रेडिक्टेबिलिटी, कि बच्चे के व्यवहार को देखकर हम उसके अनुमान, उसके व्यवहार का अनुमान या उसके विकास का अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन एक सीमित, एक सीमा तक। अगला है इंडिविजुअल डिफरेंस, की जो विकास है वो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग होता है। फिर हमने पढ़ा यूनिफॉर्म पैटर्न, इसमें ये था कि जो बालक है उसमें बेशक उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता हो, लेकिन जो डेवलपमेंट का पैटर्न होता है वो सभी में सेम होता है, चाहे वो बच्चा कहीं भी हो इस दुनिया में। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब फिर हमने पढ़ा डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमने सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सिमोडिस्टल की बात की। सेफेलोकॉर्डल में हमने पढ़ा कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद बाकी जो हिस्से होते हैं शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ उनका विकास होता है। फिर हमने पढ़ा प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसमें हमने बात की पहले शरीर में जो केंद्र है उसका विकास होता है, उसके बाद बाकी हिस्सों का विकास होता है। फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन, कि जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, उसी के बाद हम कोई कार्य कर पाते हैं, तो ये इंटीग्रेशन था। फिर हमने इंटर रिलेशन पढ़ा, कि जो विकास के अलग अलग आयाम हैं, जैसे फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल, मोरल, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी का भी अगर किसी भी एस्पेक्ट में अगर बाधा आती है विकास के, तो बाकी जो एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के वो भी प्रभावित होते हैं। फिर हमने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा, कि जो विकास होता है वो इनकी अंतः क्रिया का परिणाम होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा स्पाइरल डेवलपमेंट, की जो विकास है वो लीनियर, सीधी रेखा में ना होकर एक स्पाइरल फॉर्म में होता है, पहले धीमे फिर तेज, फिर धीमे फिर तेज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेजर 10 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आज हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके सवालों के जरूर जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, नमस्कार।